दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। तो शुरू करते हैं। भंवर उपन्यास गुलशन नंदा जी द्वारा लिखा गया, उसके आगे की कहानी इस भाग 2 में। अध्याय 4। अनूप ने हॉस्टल के बाहर अपनी स्पोर्ट्स कार रोकी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। रूपा चुपचाप उसके पहलू में बैठी हुई थी। उसने अनूप की सारी बातें बता दी थीं और अब वह कल्पना के संसार से निकलकर वास्तविकता का सामना करने से डर रही थी। क्या सोच रही हैं आप? अनूप ने उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। जिंदगी के साथ यह मजाक आज कितना महंगा पड़ा। किसी को शक नहीं हुआ कि मैं नकली प्रिंस हूं, लेकिन अब सच्चाई को छुपाना भी तो आसान ना होगा। यह तो बड़ी मामूली सी बात है। असली प्रिंस के आने पर इस पहेली को खोल दिया जाएगा। तब तक मैं हूं ही। कहते कहते अनूप थोड़ा मुस्कुराया। आप थोड़े ही भोले हैं। क्यों? आप मेरी उलझन को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझाने की कोशिश तो कीजिए। रूपा ने उसके चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा और तनिक रुक कर कहा, पिछले 1 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन डाक में एक नीला लिफाफा आता है मेरे नाम। बहुत खूब। अब लेटर होना चाहिए उसमें। करेक्ट। और लिखने वाला प्रिंस होगा। यू आर राइट। इन प्रेम पत्रों ने मेरी सहेलियों की नींद छीन ली है। यानी वे आपके प्रेम पत्र पढ़ लेती हैं? राइट। रूपा ने मुस्कुराकर अपने ओंठ चबाते हुए कहा। अनूप आश्चर्य से रूपा के मन को पढ़ने का प्रयत्न करने लगा। रूपा उसे थोड़ी देर तक उसी तरह देखती रही और बोली, सब की सब मेरे प्रिंस को देखने के लिए बहुत बेचैन थीं। उसके स्थान पर मुझे देखकर उन्हें निराशा तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। आप भी तो किसी प्रिंस से कम नहीं। रूपा ने कुछ झिझकते हुए उसकी ओर देखकर उत्तर दिया। ओह शुक्रिया, अनूप ने संकोच से कहा। तभी रूपा एकदम गंभीर हो गई। उसके ओंठ कुछ कहने के लिए व्याकुल हो उठे, लेकिन मौन ही रहे। अनूप ने उसके मन में होते उतार चढ़ाव को अनुभव किया और कहा, आपके इस प्रेम के बारे में सारा कॉलेज जानता है, तो फिर यह डर क्यों? डर तो इस बात का है कि कहते कहते रूपा रुक गई। कहिए ना। भेद खुल गया तो क्या होगा? भेद? हाँ, वह प्रिंस का एक सपना था और प्रेम पत्र मैंने खुद ही तो लिखे थे। क्या? अनूप क्षण भर के लिए उसकी ओर अवाक सा देखता रहा, फिर बोला, तो वह एक काल्पनिक प्रेम की कहानी है? यह कहकर वह रूपा की गहरी आंखों में झांकने लगा, लेकिन सच और झूठ का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हो। किंतु रूपा के हृदय में कोई छल न था जो आंखों में उभर आता। उसकी भावना के पीछे कोई पाप न था जो चेहरे पर झलक जाता। वह मोम की मूर्ति बनी दंड की प्रतीक्षा करने लगी। एकाएक उसने कार का दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया तो अनूप ने लपक कर उसकी बांह थाम ली और उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्या यह सच है? रूपा ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दी और हाथ छुड़ाकर जाने के लिए फिर कार की दरवाज़ा खोलने लगी। एक बात कहूँ रूपा जी, अनूप ने झट कहा। कहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक जो कल्पना थी आज वास्तविकता बन जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, रूपा ने कांपते स्वर में कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसमें अब इतनी हिम्मत भी ना थी कि पलटकर अनूप की ओर देख सकती। वह उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती थी, किंतु लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ न कर पा रही थी। उसके ओंठ सूखे जा रहे थे। वह बोझिल कदमों से हॉस्टल की ओर बढ़ने लगी तो अनूप पुकार उठा, रूपा, रूपा, रूपा जी। अनूप के पुकारने पर वह क्षण भर के लिए रुकी, लेकिन पलटकर देख नहीं पाई। फिर कब मिलोगी रूपा? रूपा को चुप देखकर अनूप ने पूछा। कभी नहीं, रूपा ने थरथराती हुई आवाज में कहा और फिर वह हॉस्टल की ओर बढ़ने लगी। कार में बैठा अनूप उसे जाते देखता रहा। थोड़ी ही देर में वह हॉस्टल के बरामदे को पार करके बिल्डिंग की ओट में हो गई। रूपा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और तेजी से भीतर घुस गई। फिर दरवाज़ा बंद करके उससे पीठ लगाकर सुस्ताने लगी।
ना जाने क्यों उसका हृदय बड़ी तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और अपनी बोझिल पलकों को खोला। उसकी रूममेट अभी तक जाग रही थी और टेबल लैंप की धीमी रोशनी में आंखें फाड़े रूपा को देख रही थी। रूपा से दृष्टि मिलते ही वह मुस्कुराने लगी, किंतु रूपा कोई बात करने के मूड में न थी। वह चुपचाप आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल खोलने लगी। अंजू बिस्तर से उठी और धीरे से उसके पास जाकर बोली, यू आर अ डैम लकी गर्ल। यह कैसे कह सकती हो तुम्हारे प्रिंस को देखकर? व्हाट अ पर्सनैलिटी। तुम मुझे बना रही हो अंजू। नहीं रूपा, उसके मस्तिष्क का सौंदर्य तो हम उन पत्रों से ही स्पष्ट हो गया था, लेकिन वह इतना हैंडसम भी होगा यह किसी को उम्मीद न थी। रजिया और निशी का क्या ख्याल है? जलन हो रही है उनको। और तुम्हें? सच कहूँ, हाँ, तुम्हारे प्रिंस को देखकर मैं भी जल उठी हूँ। झूठ, तुम ऐसा नहीं कह सकती। नहीं रूपा, यह सच है। अगर यह सच होता तो तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ जाता। चेहरे का रंग तो इस पत्र ने बदल दिया है। उसने अपने हाथ में थमा एक नीला लिफाफा रूपा को दिखाया। लिफाफे को देखते ही रूपा यूं कांप उठी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। यह पत्र? अरे तू क्यों घबरा गई? यह पत्र तेरा नहीं, मेरा है। सिर्फ लिफाफे का रंग वही है। फिर तो रोमियो का होगा। नहीं, डैडी का है। ऐसा क्या लिखा है जो तेरे चेहरे की रंगत बदल गई? बात ही कुछ ऐसी है रूपा, बताएगी नहीं? डैडी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। कोई फोटो वोटो भेजा है? नहीं, लड़का यही है। कहाँ? शिमला में। क्या करता है? घूमने के लिए आया है। तू जानती है उसको? नहीं, लेकिन कल देख लूंगी। कैसे? डैडी ने उसी लड़के के हाथों मुझे कुछ ऊनी कपड़े भिजवाए हैं और लिखा है कि खुद जाकर सेलेक्ट कर लूं और इसी बहाने उसे देख भी लूं। मिलते ही उसने तुम्हारा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया तो? वह तो मुझे जानता भी नहीं। बेस्ट ऑफ लक। रूपा ने उसकी ओर देखते हुए हवा में एक चुंबन छोड़ा और नाइटी उठाकर बाथरूम की ओर लपकी, किंतु अंजू ने उसे रास्ते में रोक लिया और शरारत से उसकी पीठ पर चुटकी भरते हुए कहा, क्यों री बंडो, आज हमसे भी लाज? नहीं तो फिर बाथरूम में क्यों? यहीं बदलो ना ये नाइटी। नहीं डियर, इस वक्त नहीं, कहते हुए रूपा ने उसे सामने से हटा दिया। क्यों? इसलिए कि इस वक्त तुम्हारी आंखों में वही मस्ती, वही उन्माद है जो प्रिंस की आंखों में था। रूपा ने रुकते रुकते कहा और तेजी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अंजू ने उसे पीछे से पकड़ना चाहा, लेकिन रूपा ने झट से किवाड़ बंद कर दिए। हाउ मीन! अंजू चिल्लाई और लाचारी से बाहर ठहर गई। उसके मस्तिष्क में रूपा का सुडौल और कोमल शरीर घूम रहा था। इसी की कल्पना अनूप भी कर रहा था। वह आराम कुर्सी में धंसा सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। रात अभी जवान थी। माल रोड पर चलते लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पड़ोस के मकान में रेडियो पर पश्चिमी संगीत की एक धुन बज रही थी, किंतु अनूप अपनी ही धुन में खोया हुआ था। उसके मानस पटल पर केवल रूपा का चित्र उभर रहा था। रूपा, जो एकाएक सपने के समान उसके जीवन में आई और छा गई। रूपा, जिसने खुद प्रेम का नाटक शुरू किया और अपना मतलब निकल जाने पर कभी न मिलने का आदेश देकर चली गई। अरे यार, तू किस भंवर में फंस गया? अनूप को उसके मित्र प्रभु की आवाज़ ने चौंका दिया। वह सामने कालीन पर बैठा विस्की पी रहा था और अनूप का यूं मुंह लटकाए मौन बैठे रहना उसे अच्छा न लग रहा था। उसने अपने गिलास से थोड़ी विस्की और उड़ेली, फिर बोला, मेरी मान, 2 घूंट पी ले, बेकार की चिंता से बच जाएगा। क्यों मजाक करता है प्रभु? अनूप ने अपने मित्र की ओर देखा। प्रभु अपने भक्तों से कभी मजाक नहीं करते। यह अमृत है, अमृत, मान जा। 2 घूंट पी ले बस, जिगर की सारी जलन दूर हो जाएगी, मस्तिष्क का तनाव कम हो जाएगा। इसे प्रभु का चरणामृत समझ बच्चे, वरना वरना दिसंबर की यह सर्दी कुल्फी बना देगी तुझको। अनूप ने उठकर जाना चाहा तो प्रभु ने लपककर उसे थाम लिया और बलपूर्वक बिठाते हुए कहा, कहाँ जाता है?
मुझे मझधार में छोड़कर। अभी तो आधी बोतल बाकी है। और कितनी पिएगा? तूने तो अभी से बहकना शुरू कर दिया है। अरे यह नशा तो सुबह तक उतर जाएगा, लेकिन जिस नशे में तू है वह महीनों तक नहीं उतरेगा। तू उस नशे को नहीं समझेगा। मैं या तू, वह तुझे बना गई। वह ऐसी लड़की नहीं है तो कैसी है? सुंदरता और सादगी की प्रतिमा, जिसकी ओर आदमी अपने आप आकर्षित हो जाए। तब तो कोई कॉल गर्ल होगी। प्रभु! अनूप एकाएक चिल्लाया। वह कॉलेज गर्ल है। क्या कॉलेज की लड़कियां यह धंधा नहीं कर सकती? शट अप! लो भाई, चुप हो गया, कहते हुए प्रभु ने विस्की का एक घूंट भर लिया और अनूप झुंझलाकर अपने हाथ की उंगलियों को तोड़ने लगा। प्रभु की बातों ने उसका रोमांटिक मूड खराब कर दिया था और वह अचानक ही कल्पना के संसार से निकलकर एक शराबी की बहस में उलझ गया था। तभी उसने विस्की की बोतल उठाई और उसे अंधेरे में सरका दिया। अबे यह क्या किया? प्रभु बोतल के पीछे लपका। जल्दी से खत्म कर और सो जा। ठीक है, हम सो जाएंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? बैठा झक मारूंगा। वह भी इतना आसान काम नहीं, कोई नसीब वाला भी झक मार सकता है। अनूप ने क्रोध से प्रभु की ओर देखा और कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, किंतु प्रभु ने बैठे बैठे ही उसकी टांगों को पकड़ लिया और कहा, क्यों फिर रूठ गए? अनूप ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वह उसे बलपूर्वक अलग करके अपने कमरे में चला गया। प्रभु बाहर बैठा बैठा ना जाने क्या क्या बकता रहा, फिर बकते बकते वहीं ढेर हो गया। सुबह प्रभु की आंख खुली तो वह ये देखकर दंग रह गया कि अनूप बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उस समय वह सूट के साथ मैच करती हुई टाई बांध रहा था। प्रभु हड़बड़ाकर उठा और अनूप के पास आकर बोला, कुशल तो है? फिर यह सुबह सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर ली? कहीं भी? तुम्हें क्या? मैंने समझा मुझसे रूठ गए हो। लो, आज तौबा कर ली, कल से नहीं पीऊँगा। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? अच्छा भाई, आज से ही सही। अब तो बताओ कहाँ चले बन संवर के? जीसस एंड मैरी कॉलेज। क्या उसी जादूगरनी का संदेश आया है? नहीं, मैं मिस्टर खन्ना का सामान पहुंचाने जा रहा हूं। तुम तो कह रहे थे कि उनकी लड़की खुद आएगी। सोच रहा हूं उसे तकलीफ क्यों दूं। भला काम करके कुछ तो समझ गया। क्या समझ गए? मिस खन्ना की आड़ में तुम रूपा को ढूंढने जा रहे हो। तुमने ठीक समझा मेरे दोस्त। देखा, नशा उतरते ही कितनी जल्दी सब कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन तुम्हारा वहां जाना ठीक ना होगा। सो क्यों? तुमने कहा था कि आंटी ने तुम्हें उस लड़की को देखने के लिए भेजा है। कपड़ों का तो केवल बहाना है। तो क्या हुआ? लड़की मेरे आने का मकसद नहीं जानती, लेकिन मुझे तो वह डबल गेम लगता है। उसको भी इसी तरह का संदेश मिला होगा। कोई बात नहीं, उसे शक हुआ तो कह दूंगा कि रूपा मेरे दोस्त की बहन है। कौन सा दोस्त? मेरा प्रभु। प्रभु इस अनायास बात पर अचानक ही हंस पड़ा और फिर एकाएक ही दोनों की हंसी थम गई। कोई कॉल बेल बजा रहा था। कौन आया होगा इतनी जल्दी? अनूप ने धीरे से कहा। मकान का मालिक किराया लेने के लिए। कितने महीने का किराया है? 6 महीने का। दरवाज़ा खोल दूं? थोड़ा रुक कर, पहले मुझे दूसरे कमरे में चला जाने दे। कह देना सो रहा है। अगर उसने तुम्हारे पास आने का प्रयत्न किया तो? वह इतना बेवकूफ़ नहीं, जानता है कि मैं पीकर सोता हूँ। नींद तोड़ी तो पिटाई हो जाएगी। कहते कहते प्रभु अंदर चला गया। जाते जाते वह कालीन पर लुढ़की खाली बोतल को उठाना ना भूला। कॉल बेल फिर बजी। अनूप ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और वहीं खड़ा रह गया। बाहर मकान के मालिक की जगह अंजू खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही शीतल हवा का एक तेज झोंका आया और अनूप के शरीर को बर्फ कर गया। उसके होंठ सूख गए और बदन ठिठुरने लगा। प्रिंस? अंजू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अनूप विस्मय से बस उसे देखता ही रह गया। नंबर 4 शांत विला यही है? अंजू ने क्षण भर रुककर पूछा। जी आप? मेरा नाम अंजू है। अंजू? यू मीन अंजू खन्ना?
वह हड़बड़ाकर बोला, जी अंशु खन्ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? भीतर आइए ना। अनूप ने अपनी घबराहट को बलपूर्वक मुस्कुराहट में बदलते हुए उसे भीतर आने का संकेत किया। अंशु भीतर आ गई और दृष्टि घुमाकर कमरे का निरीक्षण करने लगी। अनूप ने दूसरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अंजू से कहा, आप इतनी सुबह कैसे चली आईं? आपको मालूम था कि मैं आऊंगी? जी, आपके कुछ ऊनी कपड़े। तो अनूप बाबू ने आपको बता दिया है? जी। वह अभी तक सो रहे हैं? जी नहीं तो। आप बैठिए, वह आते ही होंगे। क्या बात है, आप कुछ कांप रहे हैं? आज सर्दी ज़्यादा है। नहीं, मैं समझ गई। क्या आज मुझे अचानक देखकर घबरा गए हैं? मैं क्यों घबराने लगा? अनूप ने कुछ तनकर कहा, कल रात आप ही थे ना रूपा के साथ? जी। आपका नाम प्रिंस है और आप सचमुच किसी राजघराने से संबंधित हैं। कल तक तो सचमुच प्रिंस था, आज सिर्फ नाम रह गया है। आपके कल के बारे में तो मैं नहीं जानती। हाँ, आपका आज बहुत सुंदर है। आपने कैसे जाना? आपके प्यार भरे पत्र पढ़कर। ओह, तो आपने रूपा के पत्र भी पढ़ लिए? जी, वह मेरी रूममेट है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। उसने कुछ कहा मेरे बारे में? वह क्या कहेगी, वह तो पागल हो चुकी है। उसके हृदय की धड़कनों ने केवल एक ही आवाज़ गूंजती है, प्रिंस प्रिंस और प्रिंस। फिर उसने झूठ क्यों बोला? क्या कि मुझे उससे कोई लगाव नहीं? यह लड़कियों की अदा होती है, उन्हें प्रेमी को तड़पाने में एक अनोखा आनंद मिलता है। आप तो इस फील्ड में बड़ी एक्सपीरियंस्ड लगती हैं। जी नहीं तो। अंजू तनिक झेंप गई। अनूप मुस्कुराकर बोला, अरे आप तो झेंप गईं। और क्या होता है प्यार में? मैं क्या जानूं, जो कुछ लड़कियों से सुना था कह दिया। खैर, आपकी भी यह अदा अच्छी है। कहकर अनूप ने मेज पर से एक पैकेट उठाकर अंजू की ओर बढ़ा दिया। यह क्या? अंजू चौंक पड़ी। आपका सामान। लेकिन अनूप कहाँ है? आपके सामने आते कुछ डरते हैं। क्यों? रात थोड़ी ज़्यादा पी गए थे, अभी तक खुमार में हैं। वह पीते भी हैं कभी कभी, लेकिन पीते हैं तो बोतल खत्म किए बिना नहीं रुकते। यह सुनकर अंजू चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनूप भी एक विचित्र जाल में फंसा जा रहा था। आपका मिस्टर अनूप से क्या रिश्ता है? अचानक अंजू ने पूछा। रिश्ता? अनूप क्षणभर के लिए झिझककर बोला, मैं उनका मित्र हूँ। यू आर मिस्टर प्रभु? जी हाँ, जी हाँ। अनूप मेरा लंगोटिया यार है। अच्छा, तो हम चलते हैं। अंजू जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ऐसी जल्दी भी क्या? आप मिस्टर अनूप से नहीं मिलेंगी? नहीं, जिस काम के लिए आई थी वह तो हो गया, अब उन्हें देखकर क्या करूंगी? लेकिन यह उसका दुर्भाग्य होगा। आपको देखने के लिए वह बहुत बेचैन था। क्यों? एक सुंदर फूल को देखने के लिए? कहते कहते अनूप झिझका। अंजू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आपकी बातें तो बड़ी प्यारी हैं, वह बोली। क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? अनूप ने अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। आप प्यारे ना होते तो कॉलेज की लड़कियां रूपा के सौभाग्य से क्यों ईर्ष्या करती? और आप? इस प्रश्न से अंजू को एक धक्का सा लगा। वह क्षणभर के लिए मौन खड़ी अनूप को देखती रही, फिर बोली, विचित्र बात है, आपकी और रूपा की बातें कितनी मिलती हैं। उसने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। आपने क्या उत्तर दिया? सच कह दूं, बिल्कुल, मैं तो बहुत फ्रैंक आदमी हूँ। मुझे भी ईर्ष्या होने लगी है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दोनों ने चौंककर उधर देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। घंटी बजी और बजती चली गई। अनूप ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक भारी भरकम सा आदमी अंदर घुस आया और चिल्लाया, कहाँ है प्रभु? यह सुनते ही अनूप कांप गया। वह समझ गया कि पोल खुले बिना ना रहेगी। उसने अंजू की ओर देखा। वह भी प्रभु के नाम पर चौंक पड़ी थी, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ना आ रहा हो। लेकिन आप कौन हैं? अनूप ने दबे स्वर में पूछा। मैं इस मकान का मालिक। प्रभु कहाँ है? अब अनूप कब तक प्रभु बना रह सकता था? उसने प्रभु के कमरे की ओर संकेत कर दिया। मकान के मालिक ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया
तो प्रभु ने दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले कि मकान का मालिक अपने मुंह से गरम गरम लावा उगलता, उसने झट उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अंजू की ओर देखते हुए बोला, आई एम सॉरी। फिर उसने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंजू ने पलटकर अनूप की ओर देखा। वह जैसे चुपचाप खड़ा धरती में धंसा जा रहा था। अंजू धीरे धीरे उसके पास आई और पूछ उठी, अगर वह प्रभु है तो आप कौन हैं? आपका दास, जो चंडीगढ़ से आपके लिए कपड़े लाया है। अनूप ने गर्दन झुकाकर कहा, यानी अनूप, मिस्टर अनूप। अंजू की आवाज़ थरथरा उठी, जी। तभी अंजू के चेहरे पर क्रोध की रेखा खिंच गई। वह तेजी से मुड़ी और बाहर जाने लगी। अनूप ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन अंजू बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर निकल गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया तो अनूप सिहर उठा। अध्याय 5। रूपा शाम को देर से अपने कमरे में लौटी। सिस्टर टेरेसा अस्वस्थ थीं, सो वह उनकी देखभाल में लगी रही। कई बार प्रयत्न करने पर भी आज वह अंजू से न मिल सकी। वह यह जानने के लिए व्याकुल थीं कि अंजू को अपने माँ बाप का चुनाव कैसा लगा। अभी उसने अपने कमरे में पांव रखा ही था कि वह चौंक कर वहीं रुक गई। हॉस्टल का बॉय अंजू का सामान उठाकर बाहर निकल रहा था। अंजू कमरे का अंतिम निरीक्षण कर चुकी थी और जाने के लिए तैयार थी। यह क्या अंजू, कहाँ जा रही हो? रूपा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। चंडीगढ़। लेकिन यह अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? बस बन गया, अंजू ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। तुमने तो कुछ दिन मेरा साथ देने का निश्चय किया था, निश्चय बदल दिया इतनी जल्दी? तुम तो जानती हो कि मैं अचानक ही फैसला करती हूँ। तब तो जीवन साथी का फैसला भी हो गया होगा। कहो, लड़का जचा? अंजू ने कोई उत्तर न दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। बताओ ना, कैसा है वह नवयुवक? सुंदर, आकर्षक? कहो ना, कैसी है उसकी पर्सनैलिटी? अंजू ने पलटकर उससे निगाह मिलाई। अंजू की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। वह रूपा को नफरत से देखते हुए दरवाजे की ओर चल दी। तुम यूं ना जा सकोगी। अंजू के इस व्यवहार का कारण जानने के लिए रूपा ने उसका रास्ता रोक लिया और बच्चों की तरह उसने उसका हाथ पकड़कर हठपूर्वक कहा, तुम्हें बताना ही होगा मेरी अच्छी अंजू, तुम्हारा नया रोमियो कैसा है? रोमियो शब्द सुनकर अंजू के शरीर में आग सी लग गई। उसके हृदय में एक तेज चुभन ने अंगड़ाई ली और वह बौखला उठी। उसने रूपा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोधित स्वर में बोली, शट अप यू बिच। अंजू चली गई, लेकिन रूपा स्तब्ध खड़ी रह गई। वह अंजू की इस अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का कारण न जान सकी। अंजू के कठोर और कटु शब्द अभी तक कमरे में गूंज रहे थे। थप्पड़ की चोट से वह असहनीय पीड़ा और जलन अनुभव कर रही थी। उसे इस बात का अनुमान न था कि हल्का सा मजाक इतना भयंकर रूप धारण कर लेगा। जाड़े की छुट्टियों के लिए कॉलेज बंद हो गया तो 2-4 दिनों में ही हॉस्टल में नीरवता व्याप्त हो गई। खिलती हुई कलियों के शरीर की महक और कमसिन बुलबुलों की चहक के स्थान पर अब हॉस्टल के बरामदों में तेज बर्फीली हवाओं का निवास था। पूरे हॉस्टल में ले दे के कुल 3 लड़कियां रह गई थीं, रूपा, निशी और रोजलीन। उनकी छुट्टियां वहीं बीतने वाली थीं। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वे छोटे मोटे कई काम करतीं ताकि बोरियत ना हो, किंतु यूं बलपूर्वक बांधे रहने से मन थोड़े ही बनता है। एक उकताहट सी हर घड़ी उन्हें घेरे रहती है। निशी और रोजलीन तो कभी कभार बाजार की ओर निकल जाती, लेकिन रूपा अलग रही आती। रोजलीन उससे उम्र में बड़ी थी और निशी की पसंद उससे अलग थी। दोनों के विचार बिल्कुल मेल न खाते थे। आज भी वे दोनों सिनेमा देखने गई थीं और रूपा हॉस्टल में अकेली थी। पढ़ते पढ़ते थक गई और वह सिस्टर टेरेसा के कमरे में पहुंच गई। बुखार के बाद सिस्टर टेरेसा बहुत कमज़ोर हो गई थीं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का परामर्श दिया था।
इसलिए उनके छोटे मोटे काम अब रूपा ही करती थी। इससे रूपा खुश भी रहती। लीजिए, दवा पी लीजिए। डॉक्टर के आदेशानुसार समय पर शीशी में दवा उड़ेलकर रूपा ने प्याला वार्डन की ओर बढ़ाया। सिस्टर टेरेसा ने स्नेहसिक्त दृष्टि से रूपा की ओर देखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी माँ बड़ी खुशनसीब है जो तुम जैसी बेटी मिली, और मैं कितनी बदनसीब हूँ जो माँ के पास नहीं रहती। यह वह बेचारी बेबस है। वह नहीं चाहती कि उसकी मजबूरियों की छाया तुम पर पड़े और तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह जाए। लेकिन मैंने तो उसे हमेशा दुख ही दिया है। मैं ना होती तो वह दिन रात लोगों की गालियां क्यों सुनती। बीमारी में भी वह 4 घरों का काम करती है। सिस्टर टेरेसा दवा पीते पीते उसकी ओर देखती रहीं। मैंने फैसला कर लिया है, रूपा ने फिर कहा। बीए पास करते ही मैं माँ को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ सिस्टर, मैं काम करूंगी और वह आराम करेगी। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कुछ और ही सोचा है तुम्हारे बारे में, क्योंकि वह माँ है और अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है। लेकिन मैं शादी ब्याह के फेर में नहीं पड़ूंगी। मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए। सुनकर सिस्टर टेरेसा मुस्कुरा उठी। फिर बिस्तर के पास रखे पर्चों के बंडल उठाकर रूपा को देते हुए बोली, इन्हें ऑफिस में ले जाओ और मेरी अलमारियों में रख दो। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी। रूपा पर्चों का बंडल उठाकर जाने लगी तो टेरेसा ने तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए कहा, अरे अलमारी खोलोगी कैसे? सॉरी सिस्टर। चाबी लेकर रूपा रुक गई। और कुछ चाहिए? नहीं सिस्टर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। क्यों? खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। फिर क्या करना चाहती हो? आपके ऑफिस में झाड़ पोंछ कर दूँ? अच्छी बात है। सिस्टर टेरेसा ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। रूपा ने दफ्तर की हर चीज को झाड़ पोंछ कर ढंग से सजा दी। मुरझाए फूलों को निकालकर उसने फूलदान में ताज़ा गुलाब सजा दिए। कमरा काफ़ी ठंडा था, सो हीटर ऑन कर दिया और थोड़ी देर तक हाथ तापती रही। फिर उसने कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, कुछ सोचा और सिस्टर टेरेसा की घूमने वाली गद्देदार कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसकी दृष्टि उनके चश्मे पर पड़ी और उसने चश्मा मेज से उठाकर अपनी नाक पर चढ़ा लिया। फिर कुर्सी को घुमाते हुए उसने कमरे की हर चीज पर एक सरसरी नज़र डाली। उसने अनुभव किया कि कुछ देर के लिए वह सचमुच उस कुर्सी की हकदार बन गई है। तब उसने पर्चों का बंडल खोला और लाल पेंसिल लेकर चेक करना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने दृष्टि उठाए बिना ही धीरे से कहा, यस कम इन। तभी एक व्यक्ति मेज के सामने आ गया। सिट डाउन, उसने उसी तरह पर्चे को जांचते हुए कहा। वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? रूपा ने पूछा। बस एक कृपा दृष्टि चाहिए। कृपा? व्हाट? रूपा ने झुंझलाकर निगाह उठाई और अनूप को देखकर चकित रह गई। घबराहट में चश्मा फिसलकर नीचे गिर पड़ा और फूट गया। कमरे में हीटर की गर्मी होने के बावजूद उसका बदन कांपने लगा। फिर बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप को संभाला और पूछा, आपको? किससे मिलना है आपको? आपसे। मुझसे क्यों? अगर प्रिंस रूपा से मिलना चाहता है तो क्या उसे कारण बताना पड़ेगा? लेकिन आप तो मिस्टर अनूप हैं। कल तक था, आज सिर्फ प्रिंस हूँ, आपका प्रिंस, योर्स ओनली। अनूप के ओठों पर मधुर मुस्कान उभर आई। रूपा उसे देखे जा रही थी। बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। कोई वहां आ गया तो? घबराहट के मारे उसे फिर पसीना आने लगा और पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उस समय उसमें इतनी हिम्मत न थी कि झुककर टूटा हुआ चश्मा ही उठा ले। क्षण प्रति क्षण उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? अनूप ने उसकी मनोदशा को भांपते हुए कहा। मैं घबरा रही हूँ? नहीं तो। शायद इसलिए कि चश्मा टूट गया है। कहते कहते उसने चश्मा उठा लिया और कहा, यह शीशा तो बदल जाएगा, लेकिन
उसने क्षण भर रुककर रूपा के हृदय में झांकने का प्रयत्न किया और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, दिल एक बार टूट गया तो बदलना असंभव होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? रूपा ने थोड़ा साहस बटोरा। आज तो मैं सुनने के लिए आया हूँ। आप बड़े बेशर्म मालूम होते हैं। जी क्या करूँ, शर्म से आज की दुनिया में काम नहीं चलता। आप यहाँ से जाते हैं या? रूपा की चीख कमरे में गूंजकर एकाएक दब गई। सामने से सिस्टर टेरेसा को आते देखकर उसके ओंठ जैसे एक दूसरे से चिपक गए। सिस्टर टेरेसा ने पहले कुर्सी पर बैठे नवयुवक को घूरकर देखा, फिर रूपा से कहा, यह क्या हो रहा है? असल में इन्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा था। रूपा ने पहले अनूप से सिस्टर टेरेसा के प्रश्न का उत्तर दिया। सिस्टर टेरेसा ने झुंझलाकर फिर दोनों को घूरा। यह बेकार ही। रूपा कुछ कहना ही चाहती थी कि अनूप ने उसकी बात काट दी। मुझसे झगड़ बैठे, यह कहना है ना आपको? फिर उसने सिस्टर टेरेसा से कहा, इनका कोई दोष नहीं। भूल से बिना देखे ही मैं कुर्सी पर बैठ गया और चश्मा टूट गया। अनूप ने टूटा हुआ चश्मा मेज पर रख दिया। हाँ सिस्टर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चश्मे के टूट जाने के कारण सिस्टर टेरेसा के चेहरे पर पैदा हुए भावों का अनुमान लगाते हुए रूपा ने कहा, लेकिन यह चश्मा तो मेज पर रखा था, टूट कैसे गया? सिस्टर टेरेसा ने चश्मा को उठाकर जांचा। मेज साफ करते हुए इन्होंने चश्मे को शायद इस कुर्सी पर उठाकर रख दिया होगा। अनूप ने बड़े भोलेपन से कहा। लेकिन आप कौन हैं? सिस्टर टेरेसा ने अनूप से पूछा। जी मेरा नाम अनूप है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने। किस सिलसिले में? मेरी सिस्टर इस स्कूल में पढ़ती थी। यह स्कूल नहीं, कॉलेज है। सॉरी, भूल हो गई। वह इस कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं। तो क्या मुझे निराश लौटना पड़ेगा? क्या जानना चाहते हैं आप? अपनी क्लास फेलोज के साथ मेरी सिस्टर का ग्रुप फोटो खींचा गया था। तो क्या हुआ? उसने कॉपी तो ले ली होगी। जी हाँ, लेकिन वह कॉपी तो खो गई। हम क्या करें? लेकिन मुझे उसकी कॉपी चाहिए, किसी भी मूल्य पर। वह तो फोटोग्राफर से लेनी होगी। उसका एड्रेस तो आपसे मिल जाएगा। आपकी सिस्टर यहाँ कब पढ़ती थी? सन 57 या 58 में। उफ, माय गॉड, इतनी पुरानी। 14-15 साल पहले की फ़ोटो निकालना एकदम मुश्किल है। मुश्किल तो आसान बनाना आप ही लोगों का काम है। आप बहुत ठीठ आदमी हैं। कहते हुए मिस्टर टेरेसा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और अनूप की ओर इस तरह देखने लगी जैसे वह कोई दीवाना हो। अनूप ने चुपके से रूपा की तरफ देखा, जो असमंजस में पड़ी थी और समझ न पा रही थी कि इस स्थिति से कैसे छुटकारा पाए। ठीक है, आप नाम पता छोड़ जाइए, कॉपी डाक से भेज दी जाएगी। सिस्टर टेरेसा ने टालने के अभिप्राय से कहा। इसका मतलब यह है कि मेरा यहाँ आना बेकार रहा, यही समझ लीजिए। अनूप के चेहरे से निराशा झलकी और वह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह अचानक ही बोला, जिस विशेष काम के लिए आया था वह तो भूल ही गया। क्या? सिस्टर टेरेसा ने पूछा। दीदी ने कुछ चंदा भिजवाया था इस कॉलेज के लिए। क्यों? यह तो वही जाने, दान पुण्य करती रहती हैं वह। हर वर्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिजवा देती हैं। अब की बार आपका कॉलेज याद आ गया होगा। अनूप ने देखा कि चंदे के नाम पर एकाएक सिस्टर टेरेसा के चेहरे की रंगत बदल गई और रूपा भी कुछ आश्वस्त सी जान पड़ी। दोनों ही उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगी। अनूप ने जेब से चेकबुक निकाली और 5,000 रुपये का चेक काटकर सिस्टर टेरेसा की ओर बढ़ा दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर सिस्टर टेरेसा मन ही मन प्रसन्न हो उठी। 5,000! उन्होंने दबे ओठों से दोहराया और अनूप की ओर आश्चर्य से देखने लगी। घबराइए नहीं, चेक कैश हो जाएगा, अनूप ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, यह बात नहीं, इतनी बड़ी रकम। मैंने बताया ना आपको, मेरी दयालु दीदी थोड़ी या अधिक नहीं देती। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना।
सिस्टर टेरेसा ने उसे बैठने का संकेत किया। थैंक्स। अनूप एक बार झुककर बैठ गया। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? सिस्टर टेरेसा ने बड़े विनम्र भाव से पूछा। चैक ने उसके व्यवहार को एकदम बदल दिया था। उनकी मुस्कान में माधुर्य घुल गया था और रूपा भी मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। शोभा, अनूप ने बताया। कब थी वह यहाँ? 57 या 58 में। ओ, अब याद आ रहा है। आपने नाम बताया और तस्वीर आंखों में घूम गई। आपकी बहन हमारे कॉलेज की शोभा थी। तब तो वह कॉपी भी मिल जाएगी। लेट अस ट्राई। थैंक यू। इट इज़ आवर ड्यूटी। तभी तो मैंने कहा था कि आप मुश्किल को आसान बना सकती हैं। वाई नॉट, वाई नॉट। एक्सक्यूज़ मी। अनूप ने रूपा की ओर पलट कर कहा। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? इतनी ठंड में पानी क्यों? चाय मंगवाती हूँ। थैंक्स, मैं अधिक चाय नहीं पीता। अनूप ने रूपा की ओर इस तरह देखा जैसे उसे जानती ही नहीं हो। रूपा पानी लाने के लिए तुरंत बाहर चली गई। अनूप उसे जाते देखता रहा और फिर उसने सिस्टर टेरेसा से पूछा, आपकी बेटी? कौन, यह रूपा? हाँ, बेटी ही समझो। वैसे मेरी स्टूडेंट है, बड़ी होनहार है। आप तो कह रही थी कि आजकल छुट्टियां यहीं काट रही है। तभी रूपा पानी लेकर आ गई। ठंड होने के बावजूद अनूप पानी का गिलास गटागट पी गया और खाली गिलास को मेज पर रखते हुए रूपा की ओर देखने लगा। रूपा भी उसको निहार रही थी। थोड़ी ही देर में सिस्टर टेरेसा ने रूपा की सहायता से पिछले सारे रिकॉर्ड देख डाले, किंतु शोभा के संबंध में कुछ भी पता न चला। अनूप गंभीर बना उनकी उलझन देखता रहा। 5,000 रुपये के चेक ने उनके लिए एक समस्या पैदा कर दी थी। जब बहुत देर तक कुछ भी पता न चला, तब अनूप ने पूछा, आपके यहाँ फ़ोटोज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता? ओह यस, दैट कैन बी ट्राइड। क्या? रूपा कह उठी। अभी बताती हूँ। कहते हुए सिस्टर टेरेसा ने मेज की दराज से तालियों का गुच्छा निकाला और रूपा की ओर बढ़ा दिया। लाइब्रेरी में चली जाओ, वहाँ दीवार पर सारे ग्रुप लगे हुए हैं। इन्हें दिखा दो, पहचान लेंगे। रूपा असमंजस में पड़ गई। अनूप ने सिस्टर टेरेसा को धन्यवाद दिया और रूपा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं खुद भी साथ चलती, लेकिन डॉक्टर ने अभी सीढ़ियाँ चलने के लिए मना कर रखा है। सिस्टर टेरेसा ने नम्रता से कहा, कोई बात नहीं, तस्वीरें ही तो देखनी हैं। वहाँ गैलरी में पिछले 30 बरस का पूरा रिकॉर्ड है। तस्वीरें देखते ही आप शोभा को पहचान लेंगे। जी। अनूप ने रूपा की ओर देखकर कहा। बोलिए। विवश होकर रूपा ने चाबियों का गुच्छा लिया और बाहर निकल आई। अनूप ने सिर झुकाकर सिस्टर टेरेसा को धन्यवाद दिया और रूपा के पीछे हो लिया। हॉस्टल के बरामदे में से निकलकर दोनों लाइब्रेरी की ओर बढ़े। रूपा बिल्कुल चुप थी और अनूप उसके मधुर स्वर को सुनने के लिए व्यग्र था। चलते चलते एक मोड़ पर अनूप का पांव लड़खड़ाया। स्लो प्लीज़, उसने धीरे से कहा। स्लो चलने की मेरी आदत नहीं, रूपा झुंझलाकर बोली। और मुझे फास्ट चलना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? सीख लीजिए, साथ जो चलना है। रूपा रुक गई और अनूप की ओर देखने लगी। अनूप के ओठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। एक बात बताइए, रूपा ने उसी तेवर में कहा। पूछिए। आपको सचमुच अपनी सिस्टर की फ़ोटो चाहिए? ऐसा ना होता तो आपके ये तेवर क्यों सहता? फिर ठीक है, आइए, रूपा कटु स्वर में बोली और शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनूप भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर रूपा एक खंबे के पास खड़ी हो गई। जाइए, अपनी दीदी को पहचान लीजिए, उसने अनूप से कहा। कहाँ? दीवारों पर पूरे 30 साल का रिकॉर्ड टंगा हुआ है। उसने दीवारों पर लगी तस्वीरों की ओर इशारा किया। इनमें आपका ग्रुप तो नहीं होगा? उसके लिए अभी 3 महीने बाकी हैं।
तैयार हो जाए तो 2 कॉपियां लीजिए। 2 किस लिए? एक अपने लिए, अनूप ने मुस्कुराकर कहा, और दूसरी मेरे लिए। इस पर रूपा कुछ ना बोली। अनूप दीवार पर टंगी तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखने लगा और रूपा उसे दूर खड़ी देखती रही। अब तक उसकी घबराहट दूर हो चुकी थी और अनूप का साथ उसे अब अच्छा लग रहा था। फिर तस्वीरों को देखते हुए अनूप उसके पास आ गया था। लड़कियों की इस भीड़ में आप अपनी दीदी को पहचान सकेंगे? नहीं, अनूप ने कहा। पहचानना चाहता तो पहचान भी लेता, पर पहचानूं तो अब किसे पहचानूं? क्या मतलब? सच कह दूं? हाँ, मेरी कोई बहन नहीं। क्या? वह चीख उठी। तो आपने झूठ बोला? जी। वह 5,000 का चेक मैंने अपनी ओर से दिया है, कैश हो जाएगा। लेकिन दिया क्यों? ताकि मेरा यहाँ आना किसी को खटके नहीं। लेकिन आप यहाँ आए ही क्यों? आपसे मिलने। वह रात, वह मिलन, जादू कर दिया है आपने। या आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? नहीं, प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे आपसे प्यार नहीं। मुझे अंजू ने बता दिया था कि आप अपने प्रिंस के लिए कितनी दीवानी हैं। अंजू ने? रूपा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, उसी ने। तुम्हारे प्रेम पत्र, तुम्हारे रंगीन सपने, वे सारी बातें तुम्हारी रूममेट ने मुझसे कह दी हैं। वह आपको कैसे जानती है? मैं उसका सब सामान लाया था और वह मुझसे मिलने आई थी। आप दोनों का पहले से परिचय न था? नहीं, बस वह उस रात क्लार्क्स में देखा था पहली बार। वह तो कह रही थी कि आप। हाँ, वह मुझे देखने आई थी, शायद जीवन साथी का चुनाव करने के लिए। फिर क्या हुआ? हम दोनों ने निर्णय बदल दिया। क्यों? सच को जानकर। कैसा सच? वह जान गई कि मैं ही आपका प्रिंस हूँ। वह तो एक नाटक था, सपना था। है, लेकिन मैंने उसे वास्तविकता में बदलने का निश्चय कर लिया। रूपा ने कांपती हुई दृष्टि से अनूप की आंखों में झांका और एक अज्ञात कल्पना से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने चाहा कि वह उससे कुछ दूर चली जाए, किंतु उसके पांव जड़ हो गए। वह वहीं खड़ी विचारों में खो गई। उसके सामने वह दृश्य घूम गया जब अनूप से मिलने के बाद अंजू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उसे वह थप्पड़ याद आ गया जो अंजू ने उसके गाल पर जड़ा था। अनायास ही वह अपना गाल सहलाने लगी। अंजू की विवशता की कल्पना से उसकी आंखें भर आईं। यह बहुत बुरा हुआ प्रिंस, वह बड़बड़ाई। मैं लाचार था। उसका दिल टूट गया होगा, लेकिन मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ता? अनूप ने रूपा का चेहरा हौले से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। रूपा क्षण भर भीगी आंखों से उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे किसी से प्यार नहीं। रूपा, यह सच नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना होता तो तुम मुझे कभी प्रिंस ना कहती, अनूप कहती। रूपा ने अनूप की ओर देखा। उसकी आंखों में मधुर प्यार का असीम सागर उमड़ रहा था। बताओ रूपा, तुम मुझे और तो ना तरसाओगी? कहते कहते अनूप ने आगे बढ़कर रूपा का हाथ थाम लिया। रूपा ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन हिलाई और हाथ छुड़ाकर भाग निकली। गैलरी में खड़ा अनूप उसके शरीर की लचक को देखता रह गया। कुछ ही देर में वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। खुले दरवाजे से निगाह हटाकर अनूप ने दीवार पर टंगी तस्वीरों की ओर देखा। वे ढेर सारी लड़कियां उन दोनों के प्यार की साक्षी थीं। अध्याय 6। यूं तो पर्वतीय स्थल बाहर में ही यौवन से परिपूर्ण दिखाई देते हैं, किंतु सच पूछिए तो शिमला का अपना एक अलग ही आकर्षण है। बर्फ के पेड़ पौधे, बर्फ की छतें, बर्फ के रास्ते और बर्फ की पहाड़ियाँ। जहाँ तक दृष्टि जाती है बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हर बरस देश के कोने कोने से कितने युवक और युवतियाँ प्रकृति की यह मनोहर छटा देखने के लिए शिमला पहुँच जाते हैं। इस वर्ष तो खूब ही बर्फ गिरी और रंगीन जवानियों के मेले लग गए। इससे जीवन के दैनिक कार्यक्रमों में रुकावट तो अवश्य आई, लेकिन युवा हृदयों की उमंगों के क्या कहने। उनकी हर बात अनोखी होती है। आमोद प्रमोद का अलग ढंग होता है।
कुफरी की शैलमालाओं में आज विशेष चहल पहल थी। वहां अनेक दर्शक किसी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जमा थे। फिल्म के प्रमुख पात्र थे युवक युवतियों के चहेते कलाकार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। रूपा भी अपनी सहेलियों के साथ यह मेला देखने आई थी। हीरो और हीरोइन पर एक गीत फिल्मांकित किया जा रहा था। दूर खड़े दर्शकों की नज़रें उन्हीं पर जमी थीं, किंतु रूपा का ध्यान कहीं और था। वह मुड़कर कभी शिमला से आने जाने वाले रास्ते की ओर देखती तो कभी दर्शकों में किसी को ढूंढने लगती। वास्तव में वह अनूप को खोज रही थी, जिसके निमंत्रण पर वह रोजी तथा निशी के साथ कुफरी आई थी। अनूप ने कहा था कि वह इस यूनिट को जानता है और राजेश तथा शर्मिला से परिचय करा देगा। लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ा आकर्षण था और अब अनूप को वहां ना पाकर वह झुंझला उठी थी। सहेलियों के सामने उसे लज्जित होना पड़ रहा था। वे बार बार उससे पूछ रही थीं, कहाँ है तुम्हारा प्रिंस? निराशा के कारण रूपा की झुंझलाहट और बढ़ती जा रही थी। ढलान पर बहुत ही सुंदर दृश्य फिल्मांकित किया जा रहा था। हीरो और हीरोइन गाते हुए बर्फ से खेल रहे थे। राजेश गाते गाते शर्मिला पर बर्फ का गोला फेंकता और वह मुंह बनाकर पलटती तो घाटी दर्शकों को हंसी के फव्वारों से गूंज उठती। अनूप को कहीं भी ना पाकर रूपा भी शूटिंग देखने में खो गई। राजेश बर्फ के छोटे मोटे गोले बनाकर शर्मिला पर फेंकता जो उसके शरीर से टकराकर बिखर जाते। यह देखते देखते रूपा वैसी ही कल्पना में डूब गई। उसे लगा कि गोले फेंकने वाला प्रिंस है और गोलों की मार का केंद्र वह खुद है। उस एहसास ने उसके मन में एक अछूती तरंग उठने लगी। कितना आनंद था इस छेड़छाड़ में। अचानक वह चौंकी। सचमुच ही उसके गाल पर बर्फ के गोले का निशाना लगा और बर्फ का गोला बिखर गया। इस ठंडी चोट ने उसके शरीर में एक झुरझुरी सी पैदा कर दी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। यह निशाना उस फिल्मी हीरो राजेश का नहीं था, बल्कि उसके जीवन के हीरो अनूप का था, जो कुछ दूर खड़ा अपने वार का प्रभाव मुस्कुराते हुए देख रहा था। रूपा ने उसके सामने से नज़र हटाकर उसकी ओर देखा और जानबूझकर अनजान बनते हुए फिर शूटिंग देखने लगी। हेलो, अनूप ने उसके पास जाकर कहा, किंतु रूपा ने उसकी ओर कोई ध्यान ना दिया और शूटिंग देखती रही। आई एम सॉरी रूपा, कहते कहते वह उसके और भी पास सरक आया। आपने कुछ सुना? रूपा ने एकदम पलट कर कहा। क्या? बर्फ गिरने से शहर भर की घड़ियां जम गई हैं। रूपा ने व्यंग किया। फिर समय कैसे पता चल सकता था? नहीं रूपा, घड़ी तो ठीक चल रही है। मुझको ही आने में देर हो गई। आप तो हमें कुफरी क्लब में मिलने वाले थे। वहां गया तो था, लेकिन तुम में से किसी को ना पाकर यहाँ चला आया। मैं तो शायद और प्रतीक्षा कर लेती, किंतु रोजी और निशी कहाँ रुकने वाली थीं। रूपा ने तनिक पसीजते हुए कहा। कहाँ हैं वे? वह रहीं सामने। रूपा ने दूर खड़ी सहेलियों की ओर संकेत किया और फिर अनूप से निगाह मिलाते हुए बोली, शूटिंग तो उन्होंने अपने बलबूते पर देख ली। अब जाइए, जरा उनका परिचय तो करा दीजिए, राजेश और शर्मिला से। परिचय? हाँ, लेकिन मैं तो उनके लिए अजनबी हूँ। क्या कहा? रूपा एकदम झुंझला उठी। उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। रूपा की कड़ी दृष्टि ने अनूप को क्षण भर के लिए भंवर में डाल दिया, लेकिन वह शीघ्र ही निकल आया और रुकते रुकते बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह तो एक बहाना था तुम्हें यहाँ बुलाने का। रूपा कंधे झटककर उससे दूर खड़ी हो गई और उखड़ी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। अनूप ने सफाई देने का बड़ा ही प्रयत्न किया, लेकिन वह रूपा को न मना सका। वह सोच रही थी कि अब उसे अपनी सहेलियों से क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। उसने झूठ क्यों बोला? वह यह भी तो कह सकता था कि अब हमारी अगली भेंट कुफरी पर होगी। रूपा को उस पर रह रहकर क्रोध आ रहा था और अनूप क्रोध को कम करने में जुटा था। वह जितना उसके पास आता वह उतना ही उससे परे हो जाती। रूपा आगे आगे
और अनूप पीछे पीछे चलते हुए दर्शकों की भीड़ में बहुत दूर निकल गए। सब लोग शूटिंग देखने में मग्न थे, सो किसी ने उनकी ओर ध्यान न दिया। अनूप अपनी ही धुन में एक दो बार कुछ दर्शकों से टकरा भी गया, लेकिन झट क्षमा मांगकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर तक यही खेल चलता रहा और फिर एकांत पाते ही अनूप ने दौड़कर रूपा को पकड़ लिया। यह क्या मजाक है? मेरी समझ में नहीं आता, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? सच जानने के लिए। कैसा सच? यही यही क्या? यही कि हमको एक दूसरे से प्यार है। ये किस फिल्म के संवाद हैं? अभी रिलीज नहीं हुई। नाम तो होगा उसका कोई। है क्या? लव इन शिमला। यह तो बहुत पुरानी फिल्म है। रूपा हंसे बिना ना रह सकी। लेकिन यह प्यार नया है। अनूप ने उनकी ओर देखा तो रूपा झेंप गई। फिर एक दूसरे की निगाहें मिली तो गुस्सा दूर हो गया और प्यार उभर आया। रूपा ने अनुभव किया कि उसे उस समय इंद्रधनुष ने छोड़कर ठहर गया है। अरे वे चली गईं। एकाएक रूपा ने चौंकते हुए कहा। कौन? रोजी और निशी। लेकिन मैं तो हूं तुम्हारे पास। वे क्या सोचेंगी? उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने की सुध ही कहाँ है। वे तो राजेश के नशे में डूबी घूम रही होंगी। कहते कहते अनूप मुस्कुराया। और आपको किसका नशा है? तुम्हारे रूप का। रूपा का रूप, अनूप ने शोखी से कहा। रूपा शर्मा गई। तभी घने कोहरे की बदली उनकी ओर बढ़ी और छा गई। थोड़ी देर के लिए वे एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए। रूपा को शरारत सूझी और वह झट एक देवदार के पेड़ के पीछे जा छिपी। धुंध कम हुई तो अनूप दाएं बाएं देखने लगा। रूपा की हंसी छूट गई और अनूप आवाज की ओर भागा। रूपा झट पलटकर एक और पेड़ के पीछे हो गई। अनूप उधर भागा तो वह अगले पेड़ की आड़ में हो गई। यह आंख मिचौनी कुछ देर ही चली थी कि कोहरे की एक बहुत बड़ी चादर ने घाटी में फिर अंधेरा कर दिया और टटोले बिना एक कदम उठाना भी मुश्किल हो गया। किंतु रूपा धीरे धीरे बढ़ती गई। अनूप ने कई बार उसको पुकारा, लेकिन वह जानबूझकर चुप रही। अनूप भी उसके पैरों की आहट से अंदाज लगाते हुए उसकी ओर सरकता रहा, लेकिन कौन किस दिशा में जा रहा है इसका ज्ञान किसी को न था। इस तरह अनूप को तंग करके रूपा मन ही मन खुश हो रही थी। इस आंख मिचौली में उसे विशेष आनंद मिल रहा था। एक बार तो वे एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए और भिड़ भी जाते, किंतु रूपा एकदम 2 कदम पीछे हट गई। ना जाने कहाँ खोई गई। एक बार तो रूपा का जी हुआ कि वह आगे बढ़कर उससे एकाएक लिपट जाए, लेकिन वह उसकी तड़प को जांचना चाहती थी। अतः वह चुप रही और दम साधकर एक पेड़ के तने से लगकर खड़ी हो गई। रूपा! अचानक अनूप ने पुकारा। उसकी आवाज़ वहीं गूंजकर कोहरे में विलीन हो गई। रूपा के ओठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। बर्फीली हवा के तेज झोंके के सुई की तरह चुभ रहे थे और बर्फ में उसके पैर सुन्न होते जा रहे थे। फिर भी वह लुकती हुई छिपती जा रही थी। अब अनूप भी उसे शीघ्र से शीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो उठा। रूपा! रूपा! उसने ऊंचे स्वर में पुकारा। रूपा ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, प्रिंस। धुंध में विलीन होती इस आवाज से अनूप ने समझा कि वह कहीं दूर निकल गई है। रूपा, कहाँ हो तुम? उसने फिर पुकारा। यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, रूपा ने जानबूझकर फिर धीमे स्वर में कहा। मेरी आवाज की तरफ चली आओ। किधर? यहाँ तो चारों तरफ धुंध ही धुंध है। ठहरो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। अनूप अंदाज से पेड़ों के उस झुंड की ओर बढ़ने लगा जिधर से रूपा की आवाज़ सुनाई दी थी। अचानक उसे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही रूपा की चीख भी। क्या रूपा खाई में फिसल गई? मन में यह प्रश्न उठते ही अनूप तेजी से खाई में कूद पड़ा और लुढ़कते हुए एक बर्फीली चट्टान पर जा रुका। फिर एकाएक धुंध के उस पार
ने का प्रयत्न करने लगा। तभी रूपा की हल्की हंसी ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वह कोहरे के बादलों को चीरकर उसी चट्टान के पास आ खड़ी हुई। चोट तो नहीं लगी? रूपा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम तो फिसल गई थी। वह तो एक पत्थर था और वह चीख तुम्हारे प्यार की परीक्षा थी। कहते हुए रूपा उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में अलौकिक चमक थी। अचानक कूद पड़ने के कारण अनूप के पैर में दर्द हो रहा था। रूपा उसके कपड़ों पर से बर्फ झाड़ने लगी। लुढ़कते समय अनूप की आंख में कुछ पड़ गया था। वह आंख को मलते हुए एक प्रकार की चुभन अनुभव कर रहा था। रूपा ने झट उसकी जेब से रूमाल निकालकर उसकी आंखों से लगा दिया और अपने गर्म सांस की फूंक से सेकने लगी। अपनी आंखों पर रूपा के सांसों की हल्की आंच और अधरों के स्पर्श से अनूप को एक अछूते और अलौकिक आनंद का आभास होने लगा। उसके ऊपर एक मस्ती सी छा गई। उसका मन चाहने लगा कि वह बस उसी तरह बैठा उस मादक मदिरा का पान करता रहे। दोनों के दिल एक ताल पर धड़क रहे थे। कोहरा थोड़े थोड़े समय बाद उनकी आंखों के आगे तो अंधेरा कट जाता, लेकिन उनके दिल एक दूसरे को देख रहे थे, टटोल रहे थे और समझ रहे थे। धड़कनों द्वारा प्रेम के संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। हम परीक्षा में पास हो गए? अनूप ने पूछा। प्रथम श्रेणी में, कहकर रूपा चुप हो गई। चुप क्यों हो गई? क्या सोच रही हो? ये बादल हमें बार बार क्यों सता रहे हैं? ताकि हमें जमाने की नज़र ना लगे। जमाना तो पीछे रह गया बहुत दूर, लेकिन उसकी आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा प्रिंस? जब तक हमारी निगाहें एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगी। क्या करूं? आंखें जो देख रही हैं वह सपना सा प्रतीत होता है। तो आंखें बंद कर लो, सपने गायब हो जाएंगे। नहीं प्रिंस, सपने गायब हो गए तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं अंधेरों में भटकती फिरूंगी। लेकिन वे अंधेरे इन उजालों से कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। रूपा, सपने सच बन जाएंगे। कहकर अनूप ने रूपा का हाथ थाम लिया और उसके माथे पर झुकी लट को सुलझाने लगा। रूपा उसके पास और हो गई। धुंध की चादर ने उन्हें फिर अपनी लपेट में ले लिया। अनूप ने रूपा के माथे को छुआ, फिर आंखों, गालों और ओठों को। रूपा ने आंखें मूंद ली और प्यार के इस स्पर्श का आनंद लेने लगी। फिर उसने अनूप के ओठों की आँच को अपने कानों के निकट अनुभव किया। शायद वह उससे कुछ कहना चाहता था, किंतु कह ना पा रहा हो। उसके ओठ उसके कानों को लगभग छू रहे थे और उनकी सांस भाप बनकर रूपा के गुलाबी गाल को चूम रही थी। तभी दूर बादल गरजे, बिजली कौंधी तो धुंध में समाये जलकण चमक उठे। रूपा सहमकर अनूप से लिपट गई। शायद तूफान आने वाला है। तो क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मुझसे या तूफान से? बादलों का गर्जन फिर सुनाई दिया। ठंडी हवा के झोंके बदन को काटने लगे। रूपा झट अनूप से अलग हो गई और बोली, चलो चलें। कहाँ? कहीं भी, जल्दी चलो, कहीं तूफान में न घिर जाएं। दोनों बड़ी तेजी के साथ हाथ में हाथ दिए कोहरे की चादर को चीरते हुए उस पगडंडी पर बढ़ने लगे जो सामने की पहाड़ी पर स्थित डाक बंगले की ओर जाती थी। वे चाह रहे थे कि तूफान आने से पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। डाक बंगले के पास पहुंच जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली, किंतु चौकीदार ने उन्हें अंदर न घुसने दिया। अनूप ने बड़ा अनुरोध किया, लेकिन वह न माना। लाचार होकर दोनों बाहर बरामदे में ही बैठ गए। रूपा ठंड से ठिठुरी जा रही थी। अनूप ने अपना मफलर रूपा को दे दिया और हवा से बचने के लिए दोनों खंबे के पीछे सरक गए। फिर अनूप रूपा की हथेलियां सहलाने लगा। अचानक वे दोनों एक जीप की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। प्रकाश के दो घेरे अंधकार के सीने को चीरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी की आवाज़ पास आती गई। अनूप और रूपा के मन में आशा की लहर दौड़ गई। अब जीप की हेडलाइट के प्रकाश में धुंध के कारण चमक कर उसकी आंखों को चुंधियाने लगे। कुछ ही देर में जीप बरामदे के पास आकर रुक गई।
उसको यह समझने में देर न लगी कि वह जीप उसी फिल्म यूनिट की थी जिसका जिक्र चौकीदार ने किया था। दोनों उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे। कुछ लोग जीप से उतरे और धुंधली परछाइयों की तरफ लहराते हुए बरामदे की ओर बढ़े। फिर जैसे ही वे पास आए, रूपा कह उठी, राजेश, यू मीन राजेश खन्ना? हाँ वही, साथ में शायद शर्मिला है। फिर दोनों चुप हो गए। वे लोग मुख्य द्वार तक आ पहुंचे थे। उनके साथ 2-4 आदमी और भी थे जो जीप में रखा सामान उतारकर ला रहे थे। रूपा सांस रोके उन दोनों के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने लगी, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में धूम मचा रखी है। लाखों लड़के लड़कियों पर जादू कर रखा था। वह उन्हें आज पहली बार इतने निकट से देख रही थी। राजेश ने हॉल के दरवाजे पर रुककर शर्मिला से कहा, तुम आज हट न करती तो यह शॉट पूरा हो जाता, और आपके शॉट के पूरे होते होते मैं जमकर बर्फ हो जाती। यही चाहते थे ना आप? शिट, ऐसी बातें जवान पर नहीं लाते। मेरा मतलब था कि तुमने एक शॉट के लिए मेरा कल का दिन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे कल का ध्यान रखती तो अपनी कल ही बिगाड़ जाती। राजेश हंस पड़ा। फिर उसने कॉल बेल को दबाया। तभी उसकी दृष्टि अनूप और रूपा पर पड़ी। अनूप झट रूपा से अलग हो गया और रूपा ने संकोच से पलकें झुका लीं। आप लोग कौन हैं? राजेश ने वहीं से पूछा। मुसाफिर, अनूप ने दबी आवाज में उत्तर दिया। यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? इंतज़ार। किसका? तूफान के थमने का। लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो आप लोग अकड़ जाएंगे। शर्मिला ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। अंदर क्यों नहीं आ जाते? अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन चौकीदार ने रोक दिया। तभी भीतर से चटकनी दबाने की आवाज़ आई और दूसरे ही पल किवाड़ खुल गए। बंगले का चौकीदार उनके आगे हाथ बांधे खड़ा था। रसीले, तुमने इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दिया? राजेश ने कठोर स्वर से पूछा। जी, इनके पास अनुमति पत्र नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अक्ल तो है। अगर इस सर्दी से इन्हें कुछ हो जाता तो? शर्मिला ने कहा। मैं मजबूर हूँ मेम साहब, कानून नहीं तोड़ सकता। कानून तो तुमने कई बार तोड़ा है हमारे लिए। राजेश ने उसे घूरकर देखा। जी बात यह है। कोई बात नहीं, राजेश ने उसका कंधा हिलाकर कहा। कानून जिंदगी की राह को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उसे कठिन बनाने के लिए, समझे? फिर उसने अनूप और रूपा को भीतर आने का संकेत किया। थैंक यू। अनूप ने दबी जबान से धन्यवाद दिया और रूपा के साथ उनके पीछे भीतर आ गया। ठिठुरन दूर करने के लिए सब लोग अंगीठी के पास बैठ गए। आप लोगों ने अब तक अपना परिचय तो दिया नहीं। कुछ देर बाद राजेश ने कहा। ओ, आई एम सॉरी। अनूप झट बोला। माई फ्यांसी रूपा। उसने रूपा की ओर संकेत किया। रूपा ने लज्जा से पलकें झुका लीं। उसके कपोलों के कटोरों में गुलाल भर गया। और आप? राजेश ने अपनी दृष्टि उस लचीली लड़की की ओर हटाने के लिए अनूप से कहा। यू आर डैम लकी। पर इस रूपा पर और सिमट गई। मेरा नाम अनूप है, अनूप ने कहा। चौकीदार ने खाना लग जाने की सूचना दी तो रूपा की जान में जान आ गई। वे सब उठे तो उन दोनों को भी भोज में निमंत्रित कर लिया। रूपा राजेश के साथ वाली कुर्सी पर बैठी तो अनूप ने उसे कड़ी नज़र से देखा और खुद शर्मिला के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी शर्मिला को न जाने क्या सूझी कि वह अपनी कुर्सी से उठी और रूपा के पास जा बैठी। वहाँ अंगीठी से बदल जलने लगा था। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपा ने अनूप की ओर देखा और मुस्कुरा उठी। अनूप मन ही मन बल खाकर रह गया। आप फिल्में तो देखती होंगी? राजेश ने रूपा से पूछा। जी, कभी कभी। तब तो आपने हम दोनों की भी कोई फिल्म देखी होगी। हाँ, आराधना देखी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी थी। और हमारा काम? अति सुंदर। अच्छा, यह बताइए कि फिल्म की हाईलाइट क्या थी? राजेश के इस प्रश्न से रूपा चौंक पड़ी। उसने समझा कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। वह कोई उचित उत्तर सोचने लगी। मेज के चारों ओर बैठे सभी लोगों की दृष्टि उस पर जम गई। आपने बताया नहीं, राजेश बोला। म्यूजिक और आपका महान अभिनय। राजेश ने शर्मिला की ओर देखा
जो ब्रेड पर बटर लगा रही थी। रूपा के उत्तर में उसका नाम शामिल न था, इसलिए राजेश ने सोचा कि कहीं वह बुरा ना मान गई हो। अजी लड़कियों का क्या है, जहां अपना नाम आया बस पिघल जाती हैं, अनूप ने कटाक्ष किया। उसे रूपा पर क्रोध आ रहा था। जिस लड़की पर वह प्राण न्यौछावर कर रहा था वह एक फिल्मी हीरो के साथ किस तरह घुली मिली जा रही थी। तब तो आपको इनकी एक्टिंग पसंद आई होगी, राजेश ने उस नए प्रेमी की मनोदशा को भांपते हुए कहा। मैंने फिल्म नहीं देखी, अनूप ने पहले शर्मिला की ओर और फिर राजेश की ओर देखा। आप फिल्में नहीं देखते? देखता हूँ, लेकिन हिंदी की नहीं। ओह, आप अंग्रेजी फिल्मों के शौकीन हैं? जी हाँ, हिंदी फिल्मों में क्या रखा है, कोई भी तो नई और अछूती बात नहीं। वही घिसी पिटी कहानी, कृत्रिम प्लॉट, बनावटी पात्र, सब कुछ अस्वाभाविक। लड़के लड़की का किसी हिल स्टेशन पर मिलना, एक हल्की सी झड़प, फिर प्यार, उछल कूद और गाना। अनूप की बातें सुनकर रूपा मन ही मन डरने लगी कि कहीं वे लोग बुरा न मान जाएं, लेकिन राजेश के चेहरे से ऐसा कोई भाव व्यक्त न हो रहा था। अनूप अपने विचार प्रकट कर चुका तो राजेश ने कहा, आपका प्रेम भी कुछ इस तरह का मालूम होता है। जी, अनूप चौंका और कुछ कहते कहते रुक गया। इस पर हंसी का एक फव्वारा उठा और सब खाने पर टूट पड़े। अभी 9 ही बजे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रात आधी से अधिक बीत चुकी हो। एक एक करके सभी खाने की मेज से उठ गए, लेकिन अनूप और रूपा ही बैठे रह गए और गरम गरम कॉफ़ी पीने लगे। बाहर तूफान ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। क्या बात है रूपा, तुम कुछ नाराज हो? कॉफ़ी का कप ओठों से हटाकर अनूप ने रूपा की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें सोच सोचकर कुछ कहना चाहिए, उसकी ओर देखे बिना ही रूपा ने कहा। लगता है तुम एक ही बेंट में पिघल गईं। मैं बुरा लग रहा हूँ क्यों? तुम भी तो शर्मिला के पास जा बैठे थे। तुम्हें देखकर ना तुम उस हीरो के पास बैठती और ना मैं ही उसकी कड़ी आलोचना करता। इसका मतलब है कि तुमने जो कुछ कहा जानबूझकर कहा, कहते हुए रूपा ने उसकी ओर देखा। हाँ, हाउ मीन, कहते हुए रूपा खड़ी हो गई और चलने लगी। तभी अनूप ने उसका रास्ता रोक लिया। रूपा, चलो हटो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जरा सोचो तो सही कि तभी दूर पहाड़ों में बिजली कड़की और डाक बंगले की रोशनी चली गई। उस अंधेरे में रूपा ने अनूप की आंखों में झांकने का प्रयत्न किया और चीखकर उसके सीने से जा लगी। फिर दो जवान दिलों की धड़कनें एक हो गईं। तो मित्रों, भंवर का यह दूसरा भाग समाप्त हुआ। अब इसका तीसरा भाग सुनिए अगले भाग में। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी अवश्य पसंद आ रही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।